हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। उम्मीद करते हैं आप सभी मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आप सभी की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 12 बायोलॉजी एनसीईआरटी चैप्टर 9 हमारा चल रहा है, जिसमें आज की इस वीडियो में हम देखेंगे पुनर्योगज डीएनए यानी रिकॉम्बिनेंट डीएनए और संपूरक डीएनए यानी कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए में अंतर, यानी डिफरेंस बिटवीन रिकॉम्बिनेंट डीएनए एंड कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। तो हम आज की इस वीडियो में सबसे पहले तो देखेंगे कि पुनर्योगज डीएनए और संपूरक डीएनए में अंतर क्या है। इसके बाद हम यहाँ पे छोटे छोटे और 2 से 3 क्वेश्चन इसमें ऐड किए हैं, जो कि आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। यानी आज की इस वीडियो में यहाँ पे हम कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट समझने वाले हैं। तो चलिए सीधे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है हमारा वो है डीएनए, पुनर्योगज डीएनए और संपूरक डीएनए में अंतर, यानी डिफरेंस बिटवीन रिकॉम्बिनेंट डीएनए एंड कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। चलिए सबसे पहले बात करते हैं हम पुनर्योगज डीएनए की। तो सबसे पहले समझते हैं पुनर्योगज डीएनए होता क्या है। तो देखिए, पुनर्योगज डीएनए जो होता है यह एक विशिष्ट प्रकार का डीएनए होता है। सपोज करिए किसी व्यक्ति के अंदर से डीएनए को निकाला जाए और उस डीएनए को निकाल करके किसी दूसरे व्यक्ति के डीएनए के साथ मिला करके एक नए प्रकार के डीएनए का निर्माण किया जाता है। इस प्रकार के डीएनए को हम क्या कहते हैं? पुनर्योगज डीएनए यानी कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहते हैं। तो सबसे पहले तो आपको यह देखना है कि जो रिकॉम्बिनेंट जो डीएनए होता है यानी जो पुनर्योगज डीएनए होता है यह 2 सूत्र युक्त होता है, यानी यह द्विसूत्रीय होता है। सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज तो आपको यह याद रखना है कि जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए होता है यानी जो पुनर्योगज डीएनए होता है यह कैसा होता है? तो यह द्विसूत्रीय होता है। पहला आपको याद रखना है यह कैसा होता है? द्विसूत्रीय होता है। तो यह इंपॉर्टेंट चीज है। फिर इसके बाद यदि हम बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए की यानी कि संपूरक डीएनए की। देखिए, आप सभी को पता है कि डीएनए से जो आरएनए बनने की प्रक्रिया होती है इसको हम क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन या अनुलेखन। तो देखिए, जब डीएनए से क्या बनता है? आरएनए बनता है या एमआरएनए बनता है, तो इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? इस प्रक्रिया को हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन या अनुलेखन। फिर जब एमआरएनए से प्रोटीन का निर्माण होता है, एमआरएनए से फिर क्या बनता है? जब प्रोटीन बनता है, तो इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं क्या? ट्रांसलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? हम ट्रांसलेशन या अनुवादन बोलते हैं। लेकिन मान लीजिए डीएनए से, देखिए आरएनए तो बन गया, इस प्रक्रिया को हमने क्या बोला? ट्रांसक्रिप्शन या अनुलेखन। लेकिन जब आरएनए से डीएनए बनता है तो इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोलते हैं इसे हम बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोलते हैं? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो जब डीएनए का निर्माण जो है किसमें से होता है? आरएनए से होता है। तो जो डीएनए प्राप्त होता है उस डीएनए को हम कहते हैं संपूरक डीएनए, या आप इसको कह सकते हैं कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। तो सिंपल सी बात है कि यदि किसी डीएनए के अंदर, यदि किसी व्यक्ति के अंदर एक नए प्रकार के डीएनए को डाल करके यदि 2 प्रकार के डीएनए को मिलाया जाए और 2 प्रकार के डीएनए को मिलाने के बाद एक नए प्रकार का डीएनए यदि हम तैयार करते हैं तो इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं पुनर्योगज डीएनए या रिकॉम्बिनेंट डीएनए। और संपूरक डीएनए का मतलब है कि जो आरएनए से डीएनए बनता है उस प्रकार के हम डीएनए को कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए, या उसे हम कहते हैं संपूरक डीएनए। तो पुनर्योगज डीएनए में 2 सूत्र होते हैं, अर्थात ये 2 सूत्रों का बना होता है। जबकि यदि हम बात करते हैं संपूरक डीएनए की तो यह केवल और केवल एकल सूत्री होता है। कैसा होता है? एकल सूत्री होता है। वैसे भी आप जब डीएनए की संरचना को देखते हैं तो जब डीएनए के प्रकार आप पढ़ते हैं तो उसमें आप देखेंगे कि यदि हम डीएनए को सूत्रों के आधार पर बांटते हैं तो 2 ही प्रकार से बांटते हैं। कुछ डीएनए होते हैं जो एकल सूत्रीय डीएनए कहलाते हैं, कुछ डीएनए होते हैं जो कि द्विसूत्रीय डीएनए होते हैं। अधिकतर डीएनए हालांकि द्विसूत्रीय डीएनए होते हैं। कुछ डीएनए को यदि हम छोड़ दें, जैसे बैक्टीरियोफेज में जो एक डीएनए होता है वो एक विशिष्ट प्रकार का एकल सूत्रीय डीएनए होता है। उसके अलावा अधिकतर यदि हम बात करते हैं कुछ वायरसों को छोड़ करके, तो बाकी सब में फिर आप पाएंगे कि इनमें जो है एक द्विसूत्रीय डीएनए पाया जाता है। तो एकल सूत्रीय जो डीएनए है ये मुख्य रूप से किसके अंदर होता है? तो कुछ विशिष्ट प्रकार के वायरसों के अंदर ही होता है। तो पुनर्योगज डीएनए का पहला डिफरेंस क्या है कि पुनर्योगज डीएनए 2 सूत्रों का बना होता है, जबकि संपूरक डीएनए केवल और केवल एकल सूत्री होता है, यानी 1 स्टैंड वाला होता है। इसके बाद दूसरा डिफरेंस देखिए क्या है इनमें, यह 2 विभिन्न जीवों के डीएनए से बना होता है। हमने क्या कहा कि 2 अलग अलग जीवों के डीएनए को मिला करके एक पुनर्योगज डीएनए का निर्माण किया जाता है, यानी यह 2 विभिन्न जीवों के डीएनए से बना होता है, यानी 2 अलग अलग जीवों के डीएनए से मिलकर के जो डीएनए बना होता है वही होता है हमारा पुनर्योगज डीएनए। जबकि संपूरक डीएनए की यदि हम बात करते हैं तो इसके निर्माण में केवल एक ही जीव के डीएनए की आवश्यकता होती है। इसके निर्माण में किसी प्रकार से अलग अलग जीवों की आवश्यकता नहीं होती है, केवल और केवल एक ही जीव के डीएनए की आवश्यकता होती है।
फिर इसके बाद आप देखेंगे कि इसके निर्माण हेतु डीएनए लाइगेज एंजाइम की आवश्यकता होती है। जो पुनर्योगज डीएनए होता है, इसके निर्माण के लिए आपको इंपॉर्टेंट चीज है, इसको याद रखना, ये आपके एग्जाम में भी अक्सर पूछा जाता है। तो इसके निर्माण हेतु किसकी आवश्यकता होती है? डीएनए लाइगेज की एंजाइम जो होता है इसकी आवश्यकता पड़ती है। तो यह डीएनए लाइगेज एंजाइम की आवश्यकता क्यों पड़ती है? डीएनए के अणुओं को आपस में जोड़ने के लिए। जबकि यदि हम बात करते हैं संपूरक डीएनए की, तो इसके निर्माण हेतु रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की आवश्यकता पड़ती है। क्योंकि देखिए, संपूरक डीएनए का निर्माण कब होगा? जब आरएनए से डीएनए बनेगा। तो आरएनए से डीएनए बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहलाती है। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की जो प्रक्रिया होती है, यह रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज नामक एंजाइम की आवश्यकता में होती है या उपस्थिति में होती है। तो कुल मिलाकर के पुनर्योगज डीएनए में क्या होता है? दो डीएनए को जोड़ना होता है, इसलिए लाइगेज एंजाइम की आवश्यकता होती है। इसमें क्या है? आरएनए से डीएनए बनाना है, तो यानी कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया होगी। तो उसके लिए कौन सा एंजाइम चाहिए? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम चाहिए। तो ये तीनों इंपॉर्टेंट डिफरेंस आपको याद रखना है पुनर्योगज डीएनए में और संपूरक डीएनए के मध्य। अब हम बात करते हैं दूसरा जो क्वेश्चन है, वो हमारा छोटा सा क्वेश्चन है। कभी कभी आपके एग्जाम में 2 अंकों में पूछा जा सकता है आपसे कि डीएनए लाइगेज क्या होता है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए, डीएनए लाइगेज हमने इसका जिक्र पहले ही कर लिया है। डीएनए लाइगेज जो है यह एक विशिष्ट प्रकार के एंजाइम होते हैं और इनका काम होता है कि आपस में टूटे हुए जो डीएनए के खंड होते हैं, उन डीएनए के खंडों को आपस में जोड़ना, यह प्रमुख काम होता है डीएनए लाइगेज एंजाइम का। तो डीएनए लाइगेज एंजाइम का प्रमुख काम है डीएनए के खंडों को आपस में जोड़ना। तो यह चीज आपको ध्यान में रखनी है। फिर आपका तीसरा क्वेश्चन है आज का कि जीन बैंक क्या है। छोटा सा क्वेश्चन 2-3 नंबर में कभी कभी पूछ लिया जाता है कि जीन बैंक है क्या। तो जीन बैंक जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि जीन बैंक मतलब जीनों का बैंक। तो जीवों के देखिए जो जीन्स होते हैं उनको कहीं ना कहीं पे तो संरक्षित रखा जाता है और सुरक्षित अवस्था में रखा जाता है। तो जीवों के अंदर जो उपस्थित जीन होते हैं, उन जीनों को संश्लेषित अवस्था में, यहां पे आपको संश्लेषित अवस्था में, तो देखिए संश्लेषित अवस्था में इनको संरक्षित करने की जो प्रक्रिया होती है या जो प्रक्रिया करने वाली जो संस्था होती है, संरक्षित करने वाली संस्था होती है या स्थान होता है, उन स्थानों को या संस्था को ही हम क्या कहते हैं? जीन बैंक कहते हैं। कहने का मतलब यह है कि जहां पर जीनों को सुरक्षित तरीके से रखा जाता है, संरक्षित करके रखा जाता है, ऐसे स्थान को या ऐसे संस्था को हम क्या कहते हैं? जीन बैंक कहते हैं। तो जीन बैंक के अंतर्गत बेसिकली हम जीवों के अंदर जो उपस्थित कोशिकाएं होती है, उन कोशिकाओं में जो जेनेटिक मटेरियल्स पाए जाते हैं, यानी कि जो आनुवांशिक पदार्थ पाए जाते हैं, उनका भी संरक्षण किया जाता है। तो जीन बैंक में आपने देखा कि जीवों के जो भी जीन्स होते हैं, उन जीन्सों को सुरक्षित करके रखने वाली जो संस्था या स्थान होता है, उसे हम कहते हैं जीन बैंक। और जीन बैंक के अंतर्गत हम ना केवल जीनों को सुरक्षित रखते हैं, इसके अलावा कोई भी आनुवांशिक पदार्थ है, उन आनुवांशिक पदार्थों का संरक्षण करके भी उनको रखा जाता है। स्पेशली जीन बैंक की यदि हम बात करते हैं, तो यह इसका सबसे पहला जो उपाय है, यानी इसके अंतर्गत किया क्या जाता है, इससे प्रॉफिट क्या है, तो एक तरह से आप ये समझ सकते हैं कि इसका सबसे पहला उपाय जो है वो यह होता है कि कोई भी मान लीजिए दुर्लभ जीव हैं, अब दुर्लभ जीवों को यदि संरक्षित रखा जाना है तो इसके लिए जीन बैंक का उपयोग किया जाता है। तो इसका पहला उपाय यह है कि दुर्लभ जीवों को संरक्षित रखा जाए और इसके अलावा कोशिकाओं या ऊतकों को भी सुरक्षित रखा जाए। तो कोशिकाओं को और अलग अलग प्रकार के ऊतकों को भी सुरक्षित रखा जा सकता है इस जीन बैंक में, और इस जीन बैंक के माध्यम से हम कोई भी दुर्लभ जीव है उसको लंबे समय तक सुरक्षित करके रख सकते हैं। सपोज करिए यदि किसी भी जीव के अंदर का जीन उपस्थित रखा है, तो उस जीन को यदि हम किसी फिर दूसरे जीव के अंदर प्रवेश कराएंगे तो उसके अंदर जो लक्षण या कैरेक्टर उत्पन्न होंगे वो लगभग उसी जीन के चलते मिलते जुलते लक्षण जो है उत्पन्न होंगे। तो कहने का मतलब यह है कि जीन बैंक जो है एक ऐसा बैंक है जहां पे हम तरह तरह के जीनों को, आनुवांशिक पदार्थों को सुरक्षित करके या संश्लेषित करके उनको हम सुरक्षित रखते हैं। इसके अलावा आनुवांशिक पदार्थों को भी वहां सुरक्षित करके रखा जा सकता है, और इसका प्रमुख उद्देश्य होता है कोशिकाओं को और ऊतकों को सुरक्षित रखा जाए। इसके अलावा कोई भी यदि दुर्लभ जीव है तो दुर्लभ जीवों को भी संरक्षित करके अधिक समय तक रखा जाए, या आप ये कह सकते हैं कि दुर्लभ जीवों के जीनों को अधिक समय तक संरक्षित करके रखा जाए। तो इस प्रकार से जीन बैंक एक छोटा सा क्वेश्चन है जो कि आपको समझ में आ गया होगा, और इतना ही आपको लिखना, क्योंकि 2-3 नंबर में तो आपके एग्जाम में पूछा जाता है।
इसके बाद एक आखिरी क्वेश्चन है छोटा सा, जिसका नाम है टीआई प्लाज्मिड। ये क्वेश्चन चौथा क्वेश्चन है, इसका नाम है टीआई प्लाज्मिड। तो आपके पेपर में आता है कि टीआई प्लाज्मिड क्या होते हैं। तो सबसे पहले तो आपको समझना है टीआई प्लाज्मिड है क्या। तो देखिए ये एक प्रकार के विशिष्ट प्रकार के प्लाज्मिड ही होते हैं, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि टीआई प्लाज्मिड यानी एक विशिष्ट प्रकार के प्लाज्मिड होते हैं। अब आप कहेंगे सर प्लाज्मिड क्या है, तो प्लाज्मिड की विस्तृत वीडियो आपके सामने आएगी बहुत जल्द। प्लाज्मिड की हम पूरी एक अलग से वीडियो प्रोवाइड कराएंगे, जिसमें हम प्लाज्मिड क्या है, प्लाज्मिड के सभी प्रकारों को भी हम साथ ही साथ कवर कराएंगे। तो टीआई प्लाज्मिड एक विशिष्ट प्रकार का प्लाज्मिड होता है जो कि एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस नामक जीवाणु में पाए जाने वाले जो विशिष्ट प्रकार के प्लाज्मिड होते हैं। यानी ये कहां पाए जाते हैं, तो एक विशिष्ट प्रकार के जीवाणु होते हैं जिनका नाम है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस। तो इस एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस नामक जीवाणु के अंदर ही ये प्लाज्मिड पाए जाते हैं। तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज आपको यह याद रखना है कि टीआई प्लाज्मिड पाए कहा जाते हैं, तो ये जीवाणुओं के अंदर पाए जाते हैं। और किस जीवाणु के अंदर, तो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस। ये क्वेश्चन आपके वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन में कई बार पूछा गया है। साथ ही साथ आपको यह भी याद रखना है कि जो टीआई प्लाज्मिड होता है ये किसी भी डाइकाट प्लांट के अंदर संक्रमण करता है और संक्रमण के पश्चात यह ट्यूमर के निर्माण को भी प्रेरित कर देता है और यह जीन अभियांत्रिकी को भी प्रेरित करता है। अब सपोज करिए कि मान लीजिए ट्यूमर का निर्माण हो गया है, यानी यदि गड़बड़ी युक्त जीनों का समावेश हो गया है किसी भी जीव के अंदर, तो अब उसको सही जीन में बदलना है। तो जब उस गड़बड़ी युक्त जीन को सही जीन में बदलना है, उसके लिए कौन सी प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी, जेनेटिक इंजीनियरिंग, यानी कि आप कह सकते हैं अनुवांशिक अभियांत्रिकी। तो अनुवांशिक अभियांत्रिकी को भी प्रेरित करता है। तो टीआई प्लाज्मिड जो है किसी भी डाइकाट प्लांट के अंदर संक्रमण उत्पन्न करता है और संक्रमण के कारण ट्यूमर को भी प्रेरित करता है, ट्यूमर रोग को भी प्रेरित कर देता है, जिस कारण से यह जीन अभियांत्रिकी को भी प्रेरित करता है, यानी जेनेटिक इंजीनियरिंग को भी यह प्रेरित करता है। तो इस प्रकार से टीआई प्लाज्मिड क्या है ये आपको समझ में आ गया होगा। तो आज की इस वीडियो में हमने यहां पे 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे हैं। डीएनए लाइगेज क्या होता है, पुनर्योगज डीएनए और संपूरक डीएनए में अंतर, तीसरा हमने देखा जीन बैंक क्या होता है, और चौथा क्वेश्चन हमने देखा टीआई प्लाज्मिड क्या है। तो इस प्रकार से चारों क्वेश्चन उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गए होंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर कीजिए, साथ ही साथ दोस्तों के बीच ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। चैनल पे आप यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।